आज हमारा जो एक नया सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम चाइना हिस्ट्री को कवर करेंगे और चाइना हिस्ट्री को मतलब हम जो है उसको पूरा एकदम मतलब जब तक हम उसको अगर हमको मॉडर्न चाइना हिस्ट्री को जानना है तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि एंशियंट टाइम पे चाइना था क्या। जैसे हमारी इंडिया का जो कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, वो बहुत ही पुरानी है। सेम ऐसे ही चाइना की भी जो मतलब संस्कृति, सभ्यता जो भी रही है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी रही है। तो अगर हम उसके मॉडर्न जो भी उसके मॉडर्न टाइम पे जो भी रेवोल्यूशन वगैरह जो भी चीज़ें हुई हैं, अगर हमें उसको जानना है तो उसके लिए हमें एक बेस रेडी करना होगा कि एटलीस्ट उस टाइम पे हो क्या रहा था, कि मतलब ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ बने जिसकी वजह से चाइना को मतलब इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन वगैरह की ज़रूरत पड़ी या जो भी चीज़ें हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो अब अगर हम चाइना की मतलब हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री को बेसिकली अगर हम प्राचीन उसके इतिहास को शुरू करें, तो उस प्राचीन इतिहास को शुरू करते टाइम हम सबसे पहले ये जानेंगे कि चीन का जो भौगोलिक परिवेश है। ये लेक्चर हिंदी मीडियम वालों के लिए है, बट कुछ जो टर्म्स होंगी वो मैं अपने वर्ड्स में इंग्लिश में भी यूज़ करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं मतलब इंग्लिश में भी इस लेक्चर को प्रोवाइड कर सकूँ और नोट्स भी। तो मतलब जो अगर हम उसकी पहले सबसे पहले उसकी भौगोलिक परिवेश की बात करें तो चीन जो है ये हमारा पूर्व में पड़ता है। अगर एशिया की अगर एशिया कॉन्टिनेंट को ऐसे देखें तो ये हमारे पूर्व में पड़ता है। तो ये जो चीन है वो एशिया मतलब पूर्वी एशिया का एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। और हम सबको पता है कि मतलब चाइना एक मतलब लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी रखता है। तो और इसका अगर हम कुल जो क्षेत्रफल है अगर हम उसकी बात करें तो 37,68,729 वर्ग मील में इसका मतलब टोटल जो एरिया है, जो टोटल क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल इसका विस्तार है। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग 92 करोड़ लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और जो मुख्य चीन है, जो मेन चीन है, उसमें टोटल 18 प्रांत आते हैं। और इसमें 18 इस प्रांत में मंचूरिया, सिकियोंग और तिब्बत भी इंक्लूडेड हैं। ऐसा नहीं है कि वो इसमें नहीं आते, वो इसमें आते हैं। और इस तरह से यहाँ पे जो तीन सबसे बड़ी मतलब मैं एक बेसिक नॉलेज दे रही हूँ, तीन सबसे बड़ी नदियाँ हैं यहाँ पे, ह्वांगहो, यांगत्से और सियांग। तो जो ह्वांगहो नदी है इसको हम पीली नदी भी जानते हैं। और जो एंशियंट है उसमें हमें पीली नदी की सभ्यता भी पढ़नी है। तो और जो ये ह्वांगहो नदी है इसको चीन की शोक भी बोलते हैं। तो ये तीन जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब उसमें जो मतलब एक बोले कि इनकी भूमिका भी बहुत है और ये बहुत बड़ी नदियाँ हैं। और ह्वांगहो नदी जो है ये पश्चिम से मतलब निकलती है। और वो जो इलाका है वो खुश्क का इलाका है, उससे निकल के ये उत्तरी चीन में गिरती है। अब हम बात करें अगर चीन की सभ्यता की, क्योंकि हमें उसको एंशियंट टाइम्स हम उसकी सभ्यता से ही स्टार्ट करेंगे। तो चीन की सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीनतम और सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक गिनी जाती है। और प्राचीन काल में यहाँ पे मतलब कला कौशल, ज्ञान विज्ञान आदि में बहुत ही आश्चर्यजनक उपलब्धियाँ हासिल की गई थी। और इसके बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं। बट हम इन जो जो भी ये पौराणिक कथाएं हैं उसको हम मतलब ऐसा है नहीं है कि हम उस पौराणिक कथाओं को एकदम एग्जैक्ट मतलब उस पर ऐसा कर सकते हैं बिलीव। बट ठीक है, फिर भी हम इसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं मतलब चाइना हिस्ट्री को जानने के लिए। ये एक बेसिक इसका मतलब एक खाका हम लोगों ने तैयार किया कि इसको पढ़ना कैसे है। अब स्टार्ट करते हैं हम जो मतलब हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है उससे। तो चीन के आधुनिक इतिहास को जानने के लिए हमें चीन का प्राचीनतम इतिहास पता होना चाहिए। और चीन का प्राचीन इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। चीन में सबसे पहले उन्नत सभ्यता का विकास ह्वांगहो नदी और यांगत्से और कियांग नदियों की घाटियों में हुआ था। अब मैंने बताया कि ये जो तीन नदियाँ थी, ये ह्वांगहो, यांगत्से और ये जो मतलब कियांग नदी है, इसको मतलब कियांग या शिकियांग दोनों, मतलब कियांग जो नदी है इसको शिकियांग भी बोलते हैं। शिकियांग बोलो या कियांग बोलो।
तो ये जो मतलब 3 नदियाँ थीं, इसमें ही इनकी जो सभ्यता का है वो उन्नत सभ्यता का विकास यहीं पे हुआ है। एज़ इट इज़ जैसे हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैसे यहाँ पे पीली नदी की सभ्यता चलती है। चीन पर प्राचीन काल में कई राजाओं ने शासन किया। इन राजाओं के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है। चीनी इतिहासकारों के अनुसार फूशिन, ये जो फूशी जो नाम है इसका, फूशी ये एक नाम है, फूशिन चीन का पहला सम्राट था, जिसने ये 2852 यानी 2852 ईस्वी से लेकर 2768 ईस्वी तक शासन इसने किया था। इतिहासकारों के अनुसार इसी ने चीन सभ्यता की नींव डाली थी। इसी प्रकार से हमें शेन यूंग और हुआंग टी के बारे में भी पता चलता है। ये राजा वहाँ की जनता से अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। कई इतिहासकार से मतलब इसी प्रकार से कई इतिहासकार इस विषय पर एक मत नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मतलब अलग अलग इतिहास, अगर हम इतिहास लेखन की बात करें, वैसे ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट इतिहास लेखन में क्या है, अलग अलग थ्योरीज है। कोई डिवाइन थ्योरी पे काम कर रहा है, कोई मार्क्सिस्ट थ्योरी पे काम कर रहा है, सबकी अलग अलग, कोई इंटेलेक्चुअल मतलब उसकी थ्योरी पे जा रहा है, तो सबकी अलग अलग थ्योरी होती है। तो अलग अलग थ्योरी से अलग अलग इतिहासकार जो होते हैं, वो अलग अलग हिस्टोरियंस जो होते हैं, वो अपने अलग अलग मत रख के उसको मतलब अलग अलग मत रख के अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक मत कोई भी इतिहासकार नहीं हो पाता। तो हम अगर बात करें कि जो सबसे ऑथेंटिक है, तो उससे पता चलता है कि सबसे पहले जो था, वैसे भी तो यहाँ से 100 से ज़्यादा डायनेस्टियाँ यहाँ पे रूल कर चुकी थी, बट फिर भी हम जो हाशिया राजवंश था, हाशिया डायनेस्टी, इसको कई बुक्स में यूरेशिया डायनेस्टी भी मिलेगा, बट हम उसको हाशिया राजवंश बोलेंगे। तो इस बारे में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी इस वंश के बारे में नहीं मिल पाती है। जैसे हमारे भी बहुत सारे वेद पुराण और भी जितनी चीज़ें थे, बहुत सारे राजा थे, उनके बारे में हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत सारे ऐसे राजा, क्या ज़रूरी है कि सिर्फ सिंधु सभ्यता से ही हमारा विकास हुआ हो? मे बी उससे पहले से हमारा विकास रहा हो। तो सेम वैसे ही है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हमें चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हमको इस बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। फिर ये हाशिया डायनेस्टी के बाद शांग वंश आता है। इसका टाइम पीरियड 1523 से 1027 बीसी है। और इस वंश का जो अंतिम सम्राट था वो चाओ शिन था। इसके सेनापति चाओ वुआंग ने इससे गद्दी से मतलब हटा दिया। ये मतलब थोड़ा थोड़ा एक बेसिक खाका, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको इसमें डीप में नहीं जाना। मेरा जो मतलब पढ़ाने का जो बेसिक मतलब जो एक मतलब लक्ष्य है, वो है मॉडर्न चाइना हिस्ट्री पढ़ाने का। तो इस वंश का जो अंतिम सम्राट था वो चाओ शिन था। इसके सेनापति चाओ वुआंग ने इसे गद्दी से हटा दिया और स्वयं शासक बन गया, और इसने चाओ वंश की नींव डाली। इसका नाम है चाओ वुआंग, और इसने चाओ वंश की नींव डाली। फिर इस तरह से आता है चाओ राजवंश। वो 1027 से 526 बीसी तक इन लोगों ने शासन किया, रूल किया। चूँकि इस राजवंश के बारे में पूरे कार्यकाल में हमें यहाँ के शासकों द्वारा हर क्षेत्र, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि मतलब सारे आयामों में हमको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई दिया, बहुत ज़्यादा विकास दिखाई दिया। इसलिए इसे स्वर्ण युग यानी गोल्डन एरा भी कहते हैं। ये जो चाओ राजवंश है, चाओ राजवंश, इसको गोल्डन एरा भी कहते हैं। इस वंश के स्वर्ण युग माने जाने का एक कारण यह भी है कि इसी काल में चीनी दर्शन के महान आचार्य कन्फ्यूशियस तथा लाओ त्से जैसे दार्शनिकों का भी उदय हुआ। और जैसे ये जो नाम आ रहा है कन्फ्यूशियस, ये सब फिलोसफर्स थे, और लाओ त्से। तो आगे चल के जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग को पढ़ाऊँगी, मॉडर्न चाइना हिस्ट्री, तो उसमें क्या है कि इन दोनों लोगों के अलग अलग मतलब ऐसा है कि अलग अलग फॉलोवर्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे थे, जैसे जैन धर्म अलग अलग, इसको बेसिकली एक धर्म तो नहीं मानेंगे, बट एक तरह के ये फिलोसफर थे, अपने अपने विचार देते थे, अपनी अपनी फिलॉसफी देते थे, तो अपने अपने दर्शन देते थे। उससे क्या है, लोग इनको फॉलो करते थे, और मतलब उस पर इनको फॉलो करके, और इस तरह से एक मतलब एक अच्छा खासे इनके फॉलोअर्स थे। तो ये कन्फ्यूशियस और ये लाओ त्से, ये दोनों नाम याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कन्फ्यूशियस और ये लाओ त्से, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों का मतलब उदय इसी काल में हुआ था, और चूँकि ये लोग बहुत बड़े फिलोसफर्स हुए, तो इसलिए मतलब ये जो मतलब है ये चाओ राजवंश, इसको हम गोल्डन एरा के नाम से भी जानते हैं। और इसी काल में हूणों का आक्रमण भी हुआ था। इसके बाद आता है चीन वंश। इसको ची इन बहुत जगह दिखाई देगा, ची इन राजवंश। इसका कार्यकाल है 526 से 206 बीसी। इस वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक सम्राट शी हुआंग टी था।
इसके नाम का अर्थ है प्रथम सम्राट। इसने खुद को चीन का प्रथम सम्राट घोषित किया। वह एक महान विजेता और कुशल शासक था। इसकी गणना चीन के महानतम शासकों में की जा सकती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो चाओ राजवंश है, इसी के टाइम पे हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था। तो हूणों का आक्रमण शुरू हो गया है तो जाहिर सी बात है कि चीन राजवंश या चीन राजवंश में भी, और ये जो चीन का नाम चीन पड़ा है वो इसी राजवंश पे, बहुत सारे इतिहासकारों को मानना है कि इसी राजवंश पे पड़ा है। तो ये इस हूणों के आक्रमण से बचने के लिए इन लोगों ने क्या था, इस राजवंश ने, जो इन राजवंश है, इसने चीन की दीवार, जो मतलब चीन की जो दीवार है, ये मतलब जो विश्व के 7 अजूबे हैं उसमें से इसको एक काउंट किया जाता है। और जो चीन की दीवार है, इसकी हम थोड़ी बात कर ले तो ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। और ये बनाई गई थी शी हुआंग टी द्वारा। और इसकी जो मतलब ये 1500 मील लंबी है, 20 फुट चौड़ी है और 22 फीट ऊंची है। इसमें 20,000 गुंबदें हैं, 23,000 स्तंभ हैं, 10,000 सुरक्षक चौकियां हैं। और इसको जो बनने में टाइम लगा था वो 10 वर्षों का लगा था, लगभग 10 वर्षों का। और इसमें एक शब्द लिखा गया है, जैसे हमारा मतलब जो अशोक स्तंभ है उसमें लिखा गया है सत्यमेव जयते, तो वैसे ही इसमें भी, इनके यहाँ का भी एक, ये जो चीन की दीवार है इसमें भी एक शब्द अंकित है, वो है स्वर्ग के नीचे यह सबसे बड़ी सैनिक रोक है। ये उस टाइम लिखवाया गया था। इसका मतलब है कि स्वर्ग के बाद जो सबसे बड़ी मतलब अगर कोई चीज़ जो आपको किसी के भी आक्रमण या किसी चीज़ को रोक सकती है, या जो इतना महान है, मतलब इसको एक महान में ही काउंट किया जाएगा, मतलब इनके इस अंकित शब्द के हिसाब से, कि स्वर्ग से नीचे यह सबसे बड़ी सैनिक रोक है। मतलब स्वर्ग के बाद ये सबसे बड़ी सैनिक रोक है। इसका कहने का तात्पर्य है कि स्वर्ग जिस तरह से, मतलब जो स्वर्ग है, स्वर्ग में मतलब इसको स्वर्ग, वो लोग बोलते हैं कि हमको मरने के बाद स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग को इतना महान, उसको इतना मतलब उसकी इतनी इम्पोर्टेंस जानते हैं। वैसे ही सेम ये सैनिक रोग के लिए चीन की दीवार का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था। और ये जो बनाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य ऐसा नहीं था इसको बहुत विशाल मतलब प्रदर्शित करना था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि हूनों और जो उस समय तुर्कों का आक्रमण हो रहा था तो उससे रक्षा की जा सके, इसलिए इसको बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो यही था।